Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए नया चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उससे पहले क्या क्या चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। 5वां टॉपिक है आज हमारा। 5वां टॉपिक क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पहली बात तो हम यहाँ पे क्लियर कर दें आपको कि मॉर्फोलॉजी भी पढ़े थे किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए, और एनाटॉमी भी पढ़ रहे हैं किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए। ठीक है, लोअर प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हायर प्लांट के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉर्फोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, और एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, किस टिश्यू से बना हुआ है। जैसे एनिमल में आप जानते हैं, ह्यूमन बीइंग में 4 तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से चार तरह के टिश्यू हो गए एनिमल में, लेकिन प्लांट में 2 ही तरह के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और इसी 2 टिश्यू से पूरा प्लांट बॉडी बना हुआ होता है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, कुछ भी होगा तो इसी टिश्यू से बना हुआ होगा, या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होगा या फिर परमानेंट टिश्यू से बना हुआ होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपका एनसीईआरटी बोलता है, इन प्लांट्स ग्रोथ इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफाइड रीजन ऑफ सेल डिवीजन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, कहने का मतलब प्लांट में हर जगह से ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहीं पे ग्रोथ होगा। एनिमल में क्या होता है, डिफ्यूज्ड ग्रोथ होता है, हर जगह से। हाथ के सेल अगर ग्रो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का सेल ग्रो करेगा, यहाँ का सेल ग्रो नहीं करेगा, यहाँ पे मोटा हो गया, यहाँ पे पतला ही रह गया, पूरा एकदम यूनिफॉर्म ग्रोथ होगा हाथ में, हर सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। क्लियर है। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होता है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहीं पे डिवीजन होगा और वहीं से प्लांट का लेंथ बढ़ेगा, गर्थ बढ़ेगा, वहीं से ग्रोथ होगा। ठीक है, गर्थ का मतलब क्या होता है, गर्थ का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस बढ़ना मतलब गर्थ बढ़ना। ठीक है, तो अगर प्लांट छोटा से लंबा हो रहा है तो बोलेंगे लेंथ बढ़ रहा है, और प्लांट का मोटाई बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, गर्थ इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको देख लीजिए। सबसे पहले टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोनोकोट और डाइकोट के रूट, स्टेम, लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज आपको 4 पार्ट में पढ़ना है एनाटॉमी वाला चैप्टर। चलिए सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं, द टिश्यू। ठीक है, तो द टिश्यू में आपको हम बताएं कितने तरह के टिश्यू होंगे, प्लांट टिश्यू 2 तरह के टिश्यू होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ, हम लिख रहे हैं OTBO। OTBO का मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो कौन सेल डिवाइड करेगा और कौन सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के बेसिस पे 2 तरह के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो एक तो होगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करेगा। प्लांट में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक जो डिवाइड करते हैं, एक जो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है,
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कौन सा बेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं थोड़ा सा। सपोज एक प्लांट बनाया हूं, ठीक है, तो ये अगर प्लांट है, ये लंबा सा प्लांट है, यहां पे क्या होगा, इस प्लांट का रूट होगा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे एपेक्स वाला पोर्शन है, जो टिप वाला पोर्शन है, जिसको चोटी बोलते हैं, सबसे एपेक्स वाला पोर्शन, एपेक्स और टिप वाला पोर्शन, यहां पर जो टिश्यू होगा इसको क्या बोलेंगे हम? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एमटी मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम, ये नोड होता है, इंटरनोड होता है। स्टेम में क्या होता है? नोड और इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड के बीच में जो यहाँ पे टिश्यू होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मतलब बीच में मीडियम पोजीशन है, सबसे ऊपर पोजीशन है तो एपिकल मेरिस्टेम। अगर शूट है, ये स्टेम है पूरा और स्टेम के एपेक्स पे है तो इसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये रूट है, रूट के एपेक्स पे होगा तो इसको क्या बोलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल, RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसको क्या बोलेंगे? SAM, राम श्याम, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच में होगा। अब अगर इस प्लांट का मोटाई बढ़ाएंगे, सपोज कीजिए ये प्लांट इतना था, अब कुछ दिन के बाद इतना मोटा हो गया, ठीक है। तो यहां पे टिश्यू आया, इधर भी टिश्यू आया, तो जो टिश्यू क्या करता है, इसका मोटाई बढ़ाएगा, इसका गर्थ बढ़ाएगा, सर्कमफेरेंस बढ़ाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? लेटरल मेरिस्टेम। तो पोजीशन के बेसिस पे, लेटरल पोजीशन है, जो मेन एक्सिस है उसके लेटरल है, उसको क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए, कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर है आपको? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करेगा, परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं करेगा। परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलकर बना होगा तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्दर क्लासिफिकेशन है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस टिश्यू में जितने भी सेल, टिश्यू क्या होता है आप जानते हैं? ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टिश्यू होता है। मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल को टिश्यू बोलते हैं। ऐसे अगर हम लेमन लैंग्वेज बोलें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो सिमिलर सेल मतलब समझ में आ रहा है? सेम टाइप ऑफ सेल, ठीक है। रिया कौशल, यस सर, क्लियर? तो क्लियर हो रहा है आपको? सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है टिश्यू, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनाया तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या है? तीन तरह के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो देखिए डायग्राम दिया हुआ है आपको। सबसे पहला डायग्राम, ए वाला डायग्राम क्या है? पैरेन्काइमा का। सारा सेल एक तरह का होगा, ये जैसा है ये भी उसी तरह का होगा, ठीक है। तो सारा सेल लगभग सिमिलर होगा, इसीलिए सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पैरेन्काइमा में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है, दो सेल के बीच में क्या है? स्पेस है। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होता है लेकिन होता है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। तो ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है? इसका याद रखना है फंक्शन। पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन, ये सब क्या होता है? पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन, इसको याद रखना है, ठीक है। कोलेनकाइमा में क्या खास बात याद रखना है आपको? कि इसके कॉर्नर पे सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, ठीक है। कोलेनकाइमा के कॉर्नर पे
सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा। ठीक है, और कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो आपको फिगर समझ में आना चाहिए कि कौन फिगर किसका है। आपको डायरेक्ट फिगर देके पूछ लेगा कि ये कौन सा टिश्यू है। ठीक है, या ऐसे पूछ देगा, ये नहीं पूछेगा कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, डायरेक्ट पूछेगा कि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ऐसे पूछ लेगा। तो ये तीनों क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। स्क्लेरेनकाइमा दो तरह का होता है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स भी बहुत तरह का होता है, ब्रेकियोस्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना बस याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा जो डेड सेल है वो दो तरह का होता है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर एंड स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड्स। ठीक है, जो फाइबर होगा वो इलोंगेटेड होगा और जो स्क्लेरिड होगा वो ओवल स्फेरिकल शेप का होगा। क्लियर है? फिर बात करते हैं हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कितने पढ़े हम लोग, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब हम बात कर रहे हैं किसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं और फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जाइलम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं और फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं, और ये चारों कंपोनेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जाइलम है तो जाइलम में पहला कंपोनेंट है आपका वेसल्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम ट्रेकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा क्या है जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा क्या है जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, या फिर इसको जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या फिर जाइलम फाइबर्स। ये 4 तरह के टिश्यू मिलके जाइलम बनाता है। तो अब बताइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलके एक नया टिश्यू बना है, तो कॉम्प्लेक्स होगा कि सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। क्लियर है आपको? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम में 4 कंपोनेंट हो गए। इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, मतलब जिंदा सेल से मिलकर बना होता है। बाकी तीनों जो होता है टिश्यू, वेसल्स, ट्रेकिड्स और स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इन जाइलम एलिमेंट्स, ये चारों क्या है, जाइलम के एलिमेंट्स है। इन जाइलम एलिमेंट्स हाउ मेनी आर लिविंग एंड हाउ मेनी आर डेड? तो 3 डेड एलिमेंट्स एंड 1 लिविंग एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है आपको? उसी तरह से फ्लोएम का बात करते हैं हम। तो फ्लोएम में क्या क्या होता है? फ्लोएम में होता है पहला सीव ट्यूब। क्या होता है? सीव ट्यूब। ये सब आप पहले से जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है ये चीज, सीव ट्यूब। फिर क्या है? कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तीसरा है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा आपका क्या हो जाएगा? फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इस वाले में फ्लोएम में जब आप देखेंगे तो फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड एलिमेंट होगा और बाकी सारा लिविंग एलिमेंट होगा। इसका उल्टा हो जाएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएगा? लिविंग एलिमेंट, और फ्लोएम फाइबर क्या हो जाएगा? डेड एलिमेंट। ठीक है, तो लिविंग एलिमेंट कौन सा है, डेड एलिमेंट कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेन रोल किसका होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में? आप जानते हैं जाइलम का यूज क्या होता है, जाइलम का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम का यूज क्या होता है, फ्लोएम का फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। जो फूड बना है सुक्रोज, उस सुक्रोज का ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम से। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज हो जाएगा आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड हार्मोन्स जाइलम। क्लियर है? ये इसका फंक्शन हो गया। जाइलम के एलिमेंट्स समझ गए आप, एलिमेंट्स में कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को आपको समझ में आना चाहिए, ये डायग्राम किसका दिया, ये फ्लोएम का डायग्राम है, ये जाइलम का डायग्राम है। ठीक है, तो जाइलम में देखिए ट्रेकिड्स बनाया, वेसल्स बनाया है, जाइलम का पैरेन्काइमा और जाइलम का स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये साइड से इसके अंदर पैरेन्काइमा का सेल होगा और पैरेन्काइमा के सेल के बाद फाइबर्स के सेल होंगे। ठीक है, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। फ्लोएम में देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट,
सीप ट्यूब एलिमेंट, सीप का मतलब क्या होता है? छन्ना, जो चाय छानते हैं जिससे चाय पत्ती ऊपर रह जाता है ना, नीचे से चाय छानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? छाननी। ठीक है, तो छानने के लिए जो फिल्टर करने के लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं सीप पोर, उसी को बोलते हैं। इसमें सीप पोर होता है छोटे छोटे, ऊपर से जो सुक्रोज आता है वो सुक्रोज इसी के थ्रू ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे। क्योंकि देखिए अगर हम प्लांट है तो ये हमारा क्या है? ब्रांच है, दोनों हाथ के हमारा ब्रांच है। तो यहां पे अगर लीफ लगा हुआ है, लीफ में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, खाना बनेगा। तो यहां से खाना नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि रूट को तो फोटोसिंथेसिस करना आता नहीं है, तो रूट को खाना जाना चाहिए, तो ऊपर से नीचे खाना जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा? फ्लोएम के थ्रू जाएगा। और फ्लोएम में सीप ट्यूब के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से नीचे, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता जाएगा और वो खाना नीचे जाता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्लोएम का फंक्शन होता है। फ्लोएम सीप ट्यूब एलिमेंट के बाद देखिए ये फ्लोएम पैरेन्काइमा बना हुआ है और इसके बाहर क्या बनेगा? फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम के फाइबर के सेल बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम के बारे में बताए 4 एलिमेंट होगा, फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट होंगे। कौन सा लिविंग होगा, कौन सा डेड होगा, जाइलम का क्या फंक्शन है, फ्लोएम का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो जो 4 कंपोनेंट जाइलम के बताए उसमें से जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वेसल्स होता है। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होता है? जाइलम, वेसल्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम टिश्यू सिस्टम की। सपोज कीजिए कोई प्लांट है, एक प्लांट है। ठीक है, अब इस प्लांट के बारे में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, इस प्लांट का एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो प्लांट का एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्लांट बहुत सारे लेयर से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे हमारा बॉडी है, तुम्हारे बॉडी में ऊपर में सबसे ऊपर क्या होगा? स्किन होगा। स्किन के अंदर क्या होता है? फैट होता है, एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है। उसके अंदर क्या होता है? मसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और उसके अंदर क्या होता है? बोन्स होता है। ठीक है, तो 4-5 लेयर जैसे कट करते हैं तो बोलते हैं कि ये जो है सुपरफिशियल कट लगा है या फिर डीप कट लगा है, ज्यादा कट गया है, अंदर से ज्यादा ब्लीडिंग होगा, ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह से प्लांट में आप देखते हैं कि प्लांट में कितने लेयर होते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर है वो एपिडर्मिस का होता है, उसके अंदर का जो लेयर है हाइपोडर्मिस, उसके अंदर जनरल कॉर्टेक्स, उसके अंदर इंडोडर्मिस, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल, और सबसे सेंटर में पिथ। उसी तरह से इधर से भी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और सबसे सेंटर में पिथ। इस तरह से स्ट्रक्चर। तो इसका आप क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन में सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस होगा, फिर उसके अंदर का लेयर हाइपोडर्मिस होगा, फिर उसके अंदर का लेयर जनरल कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, तो वो टिश्यू के लेयर का नाम है, जो कि किससे बना होगा? जो टिश्यू आपको अभी तक हम पढ़ाए हैं, या तो परमानेंट टिश्यू से या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू में या तो सिंपल परमानेंट टिश्यू से या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होगा? या तो पैरेन्काइमा होगा, या कोलेनकाइमा होगा, या स्क्लेरेन्काइमा होगा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा? या तो जाइलम होगा या फ्लोएम होगा। क्लियर यहां तक? तो इन्हीं सारे टिश्यू का जो है ये सब लेयर है। तो कौन सा टिश्यू, कौन सा लेयर कौन से टिश्यू से बना हुआ है, यही आपको एनाटॉमी में पूछा जाता है, यही आपको पढ़ना है एनाटॉमी में। ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम जो है 3 तरह का टिश्यू सिस्टम है। एक है ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है आपका जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है आपका वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये स्टेम है तो इसका सूट हेयर होता है, इसके स्टेम पर क्यूटिकल होता है। अगर लीफ है तो लीफ के एपिडर्मिस में सबसे ऊपर में क्या होता है? स्टोमाटा होता है, तो स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर रूट है तो रूट के एपिडर्मिस में हम रूट हेयर के बारे में पढ़ेंगे। रूट के अंदर क्यूटिकल नहीं होता है, ये जानेंगे। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में प्लांट के हर एक पार्ट के एपिडर्मिस के बारे में पढ़ना है हमको। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस के अंदर जितना भी होगा, जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के, एपिडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू होगा जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के, वो सारा टिश्यू किसमें कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू में कहलाएगा। ठीक है, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में 2 आएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू किया जाए कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। 3 टिश्यू सिस्टम बताया आपको, ईटीएस,
जीटीएस और डीटीएस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम आपको बताया कि जो लीफ होगा उस लीफ के एपिडर्मिस में क्या होता है? गार्ड सेल होता है। क्या होता है? गार्ड सेल होता है। तो उस गार्ड सेल का स्ट्रक्चर यहां पे आपको बताया है। ठीक है, आइए पहले एक बार लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कुछ। ये देखिए, एक लीफ था, इस तरह का लीफ था। ठीक है, इस लीफ को ऐसे एक क्रॉस सेक्शन लिया। एक लीफ है, अगर ये हाथ मेरा लीफ है, इसको ऐसे कट किया है, क्रॉस सेक्शन लिया है। ठीक है, यहां से कट किया है, इसको कट करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमको दिखेगा। जैसे इसको कट करेंगे यहां से तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, एक अपर लेयर दिखेगा, एक लोअर लेयर दिखेगा। ये मोटा मोटा जो पोर्शन है लीफ को जैसे कट करेंगे तो एक अपर लेयर दिखेगा और एक लोअर लेयर दिखेगा। तो वही चीज यहां पे दिख रहा है, ये अपर लेयर दिख रहा है, ये लोअर लेयर दिख रहा है, और इसके बीच में टिश्यू है, इसके बीच में टिश्यू है। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर क्या होगा? स्टोमाटा होगा। ये क्या है? स्टोमाटा है। जो लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर क्या है? स्टोमाटा है। अब आप बोलेंगे कि अंदर स्टोमाटा क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है? तो ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि अपर एपिडर्मिस पे क्या आएगा? सनलाइट आएगा, तो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होने का चांस ज्यादा रहेगा, इसलिए नीचे स्टोमाटा ज्यादा होता है। ठीक है, तो नीचे स्टोमाटा रहेगा तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आएगा, तो वाटर लॉस कम होगा। क्लियर है? तो लीफ का क्रॉस सेक्शन लीजिए ऐसे, और एपिडर्मिस दिख रहा है आपको, और इस एपिडर्मिस में आपको स्टोमाटा दिख रहा है। अब इस स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ही यहां पे आपको बता रहे हैं हम, ये स्टोमाटा का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसी स्टोमाटा का स्ट्रक्चर को जूम करके बताया जा रहा है। तो स्टोमाटा स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा स्टोमेटल एपरेटस होता है। स्टोमेटल एपरेटस में क्या होता है? एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल के अंदर गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर स्टोमेटल पोर। तो ये स्टोमेटल पोर, ठीक है, इसके बाहर जो ये गार्ड सेल है और इसके बाहर सब्सिडरी सेल है, इन तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है? सेलुलोज रेडियोफाइब्रिल्स होता है। ये क्या करता है? इस तरह से ऐसे तनाएगा, ये रेडियो फाइबर इस तरह से स्ट्रेच होगा, तो ये गार्ड सेल ओपन होगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ठीक है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वापस क्या होगा? गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा, तो हम बोलते हैं स्टोमाटा क्लोज हो गया। तो स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। इसका मैकेनिज्म होता है K+H+ थ्योरी से, वो पूरा थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना पूछेगा स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटल क्लोजिंग, किसका रोल है? गार्ड सेल का रोल है। ठीक है, टर्गर प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है? ये आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ाया जाएगा, हम ही पढ़ाएंगे आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फिजियो जब पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या चीज होता है? गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडरी सेल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। ठीक है, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप क्या जानना चाहते हैं? और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम आपको बताए अभी, ये तो लीफ का एपिडर्मिस में स्टोमाटा देख लिया आप। स्टेम के एपिडर्मिस में, ये स्टेम का अगर एपिडर्मिस है तो स्टेम के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल का लेयर होता है। क्या होता है? ऊपर से इस तरह का लेयर होगा। ठीक है, तो इसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, आप जानते हैं जो मोमबत्ती होता है वैक्स, ठीक है, वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। उसका रोल क्या होता है कि अगर ये स्टेम है और इधर से सनलाइट आएगा, ये सन है, तो जब सनलाइट इस पे पड़ेगा तो क्या हो सकता है? ट्रांसपिरेशन हो सकता है। तो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस को रोकने के लिए इस पे क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है, वैक्सी डिपोजिशन। तो वो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करता है। ठीक है, तो ये स्टेम के एपिडर्मिस के बारे में जाने। और स्टेम के एपिडर्मिस में कुछ शूट हेयर्स होते हैं जिसको ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स का मतलब क्या होता है? शूट हेयर। स्टेम के एपिडर्मिस में आपको शूट हेयर मिलेंगे, जैसे रूट के एपिडर्मिस में क्या मिलता है? रूट हेयर मिलता है, उसी तरह से स्टेम के एपिडर्मिस में क्या मिलेगा? शूट हेयर। और ये ट्राइकोम्स जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। आपको दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, रूट हेयर और शूट हेयर में। ठीक है, तो रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, शूट हेयर मल्टी सेलुलर होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम आपको बताए कि ऑल टिश्यू एक्सेप्ट
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम, फ्लोएम और एपिडर्मिस को छोड़ के जितना टिश्यू बच गया वो सब क्या कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। तो कौन सा टिश्यू बच गया सर? हमको तो नाम ही नहीं पता है कौन कौन सा टिश्यू बच गया। तो उसका नाम जैसे आप सुन सकते हैं हाइपोडर्मिस, ये किस में आएगा? ग्राउंड टिश्यू में आएगा। जनरल कॉर्टेक्स किस में आएगा? ग्राउंड टिश्यू में आएगा। इंडोडर्मिस, ये कौन सा टिश्यू है? ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। पेरिसाइकल, पिथ, ठीक है। तो ये सब टिश्यू जो है, ये सब टिश्यू का लेयर किस में आएगा? ग्राउंड टिश्यू में आएगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आया था? एपिडर्मिस, शूट हेयर, रूट हेयर, स्टोमाटा, ठीक है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये सब टिश्यू आएगा। वेस्कुलर टिश्यू में क्या आएगा? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम एग्जांपल है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको डिटेल में क्या याद रखना है कि जब आप रूट देखेंगे और शूट देखेंगे, ये क्या है? रूट, ये क्या है? रूट, और ये क्या है? शूट, ठीक है। ये स्टेम है और ये रूट है, ठीक है। अब रूट और शूट में वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा, क्योंकि यहां पे रूट से पानी ले जाना है तो रूट में जाइलम होना चाहिए, ठीक है। रूट को खाना चाहिए तो रूट में फ्लोएम होना चाहिए, तभी तो लीफ के फ्लोएम से यहां पे खाना आएगा, ठीक है। तो रूट में भी जाइलम और फ्लोएम होगा और स्टेम में भी जाइलम और फ्लोएम होगा। अब बात करते हैं कि कहां पे होगा और किस तरह से अरेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, ये लिखा हुआ है रेडियल, क्या लिखा हुआ है? रेडियल अरेंजमेंट। तो रेडियल अरेंजमेंट किस में होता है? रूट में होता है। ये रूट जो है, इस रूट का जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे, रूट का जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इस रूट का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो सर्कुलर आएगा कि नहीं आएगा? और यही सर्कुलर यहां पे दिखाया है। ये बोल रहा है कि जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इस सेंटर से ऐसे रेडियस बनाइए आप। रेडियस जब बनाएंगे तो एक रेडियस पे या तो जाइलम आएगा या फ्लोएम आएगा, दोनों नहीं आएगा। जो रेडियस है उस रेडियम पे ये देखिए जाइलम आ रहा है, ये फ्लोएम आ रहा है, दूसरे रेडियस पे फिर जाइलम, फिर दूसरे रेडियस पे फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो एक रेडियस पे या तो जाइलम आएगा या तो फ्लोएम आएगा, कोई एक ही चीज आएगा, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम रेडियल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अगर हम स्टेम का क्रॉस सेक्शन लिए, किसका लिए? ये स्टेम है, और स्टेम का जब क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो इस तरह से सर्कुलर आएगा। और इस सर्कुलर में देखिए, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह का आएगा अरेंजमेंट। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सेंटर से आप रेडियस लीजिएगा तो एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों आ रहा है। ये जो रेडियस है इसी रेडियस पे जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, ये जो रेडियस है इसी रेडियस पे जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। तो जाइलम और फ्लोएम कंजॉइंट है, इसलिए इसको बोलते हैं कंजॉइंट क्लोज्ड और कंजॉइंट ओपन। कंजॉइंट क्लोज्ड और कंजॉइंट ओपन में क्या अंतर है? कंजॉइंट का मतलब एक ही रेडियस पे होगा, अब उसमें क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। क्लोज और ओपन में ये अंतर है कि इसमें देखिए यहां पे कैम्बियम का रिंग दिख रहा होगा आपको, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का रिंग है तो इसको हम बोलेंगे ओपन, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहां कैम्बियम का रिंग नहीं है, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग के बेसिस पे, कैम्बियम रिंग रहता है तो क्या होता है, कैम्बियम जो होता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें डिवीजन का कैपेसिटी होता है। तो कैम्बियम जब डिवाइड करेगा तो ये इधर भी ग्रो करेगा, इधर भी ग्रो करेगा, मतलब इसका ग्रोथ ओपन है। इस वेस्कुलर बंडल का ग्रोथ ओपन है, ये अभी ग्रो कर सकता है। इसमें कैम्बियम नहीं है तो ये ग्रो नहीं कर सकता है। तो अगर ये ग्रो नहीं कर सकता है तो इसका ग्रोथ क्या हो गया, क्लोज्ड, इसलिए इस वेस्कुलर बंडल क्या बोले, क्लोज्ड। और इसका ग्रोथ ओपन है इसलिए इस वेस्कुलर बंडल क्या बोल दिया, ओपन। तो कंजॉइंट, क्लोज्ड
और कंजॉइंट ओपन। ये तो पहली बात सीख गए आप। अब दूसरी बात आपको ये पूछा जाएगा एग्जाम में, जो पूछा जाता है कि कंजॉइंट क्लोज किस टाइप के प्लांट में होता है और कंजॉइंट ओपन किस टाइप के प्लांट में होता है और रेडियल जो है किस टाइप के प्लांट में होता है। ठीक है, तो इसको सीखिए। आपके पास दो ही प्लांट पढ़ना है, मोनोकोट और डाइकोट। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, याद कीजिए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे हम, और फ्लावरिंग प्लांट में दो प्लांट है, मोनोकोट और डाइकोट। तो हम बात कर रहे हैं कि मोनोकोट में भी क्या पढ़ना है, या तो रूट या तो स्टेम। डाइकोट में भी क्या पढ़ना है, रूट और स्टेम। तो रूट मोनोकोट का हो या डाइकोट का हो, रूट में हमेशा क्या होगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा। रूट में हमेशा क्या होगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा, मतलब अलग अलग रेडियस पे वेस्कुलर बंडल अरेंज होगा। ठीक है, तो रूट में हमेशा क्या होता है, डाइकोट रूट। आपसे पूछेगा डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, तो आप बोलेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल। आपसे पूछेगा मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब बात करते हैं स्टेम। तो मोनोकोट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल क्या होगा, क्लोज्ड। कैसा होगा, कंजॉइंट क्लोज्ड। क्यों होगा क्लोज्ड? क्योंकि मोनोकोट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, कैम्बियम जो है रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। तो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ क्लोज है, इसलिए क्या बोल दिया, कंजॉइंट क्लोज्ड। जबकि डाइकोट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजॉइंट ओपन। कंजॉइंट ओपन। ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम बता रहे हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में क्या क्या बताया आपको, वेस्कुलर बंडल में सबसे पहले तो बताया दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, और वेस्कुलर बंडल के बारे में और क्या बताए थे कि जाइलम में जो एलिमेंट होता है वो कितने एलिमेंट होते हैं, 4, और फ्लोएम में जो एलिमेंट होते हैं वो भी कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब इसके बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम बताए कि जाइलम और फ्लोएम का प्लांट के अंदर अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर अरेंजमेंट रेडियल हो सकता है, कंजॉइंट हो सकता है, कंजॉइंट क्लोज हो सकता है, कंजॉइंट ओपन हो सकता है। ये चीज आपको समझा दिए। तो यहां पे वेस्कुलर बंडल के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में क्या एनाटॉमी में अंतर होगा। एनाटॉमी में अंतर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या अंतर होगा। जब मोनोकोट के रूट को काटेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो उसमें कौन कौन सा टिश्यू दिखेगा, और डाइकोट के रूट का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें कौन कौन सा टिश्यू दिखेगा, यही चीज आपको दिखाया है। तो इस तरह से एक रूट लीजिए, उसका आप क्या कीजिए, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो वो सर्कुलर वाला होता है, और एक हो जाएगा इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो सकता है, एक क्रॉस सेक्शन हो सकता है। इसमें जो सेक्शन लिया गया है, इसमें देखिए यहां से सेंटर की ओर लिया गया है। ये क्या है, ऊपर से एपिडर्मिस, रूट हेयर से लेके इधर सेंटर की ओर। तो अब बताइए, जब इससे रूट बनाएंगे, इसमें रूट हेयर है, इसमें रूट हेयर है, तो रूट हेयर से सेंटर की ओर यहां तक आया है। ठीक है, तो यहां से इस तरह से, यहां से एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, ये वाला लेयर आपको दिखाया है। इसको रूट को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे रूट बना दीजिए, इसमें रूट हेयर लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो रूट हेयर से अंदर की ओर लेयर आएगा, वही रूट हेयर से अंदर की ओर लेयर आया है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन किस तरह से लिया गया है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। क्रॉस सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रूट होगा, रूट में बाहर से एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर का लेयर। ठीक है, तो बाहर से सेंटर की ओर आ रहे हैं, उसी तरह से यहां पे बाहर से सेंटर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, अब एक तो है डाइकोट रूट और एक क्या है, मोनोकोट रूट। दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहला बात जो रूट के एनाटॉमी में आपको याद रखना है कि इसके अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होता है। आप देखेंगे एपिडर्मिस के बाद डायरेक्ट कॉर्टेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख देते हैं आपको, जो आपको पूछा जाता है, हाइपोडर्मिस इज अब्सेंट इन रूट। हाइपोडर्मिस इज अब्सेंट इन रूट, चाहे वो मोनोकोट का रूट हो या फिर डाइकोट का रूट हो। ठीक है, तो मोनोकोट के रूट में भी हाइपोडर्मिस अब्सेंट होगा और डाइकोट के रूट में भी हाइपोडर्मिस
अब्सेंट होगा। हम रूट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेम की बात नहीं कर रहे हैं। तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना, क्या याद रखना है, हाइपोडर्मिस इज अब्सेंट इन रूट। ठीक है, सूट में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है, स्टेम, सूट मतलब स्टेम, स्टेम में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है, लेकिन रूट में हाइपोडर्मिस अब्सेंट होता है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए बाहर से अंदर की ओर क्या क्या लेयर होगा। रूट हेयर के जस्ट अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर क्या होगा, कॉर्टेक्स। आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन, पूछा यह जाएगा कि ये कॉर्टेक्स जो है कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो टिश्यू का नाम आप क्या बताएंगे, पेरेन्काइमा। क्या बताएंगे, पेरेन्काइमा। आपको बताए थे हम, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है पेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या बताए थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है कौन, पेरेन्काइमा। उसके अंदर आ जाइए आप इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस वाला जो टिश्यू है, इंडोडर्मिस वाला टिश्यू, इसमें ये देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका, वेस्कुलर बंडल है। क्या है आपका, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में ध्यान रखने वाली बात यह है, एक होता है इंडार्च कंडीशन, एक होता है एक्जार्च कंडीशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में। क्या बता रहे हैं हम, इंडार्च कंडीशन और एक्जार्च कंडीशन। इसको इस तरह से समझिए आप, जब सर्किल लेंगे और जो आपको हम क्या बताए कि वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज होगा, रेडियल। तो रेडियल में हम आपको बताए थे कि ये इस तरह से, रेडियल वेस्कुलर बंडल में बाहर से क्या करना, अगर ये रूट है, मान के चलिए ये रूट है, इसके रूट हेयर अगर लगे हुए हैं तो इधर से पानी को इसको एब्जॉर्ब करना है, बाहर से एब्जॉर्ब करना है। तो जाइलम का जो पॉइंट होगा, वो जाइलम बाहर से अंदर की ओर पानी एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, बाहर से अंदर की ओर पानी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और फ्लोएम यहां पे साइड से लगा हुआ रहता है। तो वही चीज यहां पे बता रहा है कि प्रोटोजाइलम का पोजीशन आपको ध्यान रखना है इसमें, और मेटाजाइलम का पोजीशन आपको ध्यान में रखना है। तो जो इस तरह से जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो शार्प वाला एरिया है वो किधर है। ये ऐसे हम स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि शार्प वाला एरिया जो छोटा है ये क्या है, प्रोटोजाइलम है, और जो बड़ा है वो क्या है, मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम किधर है, पेरीफेरी की ओर है कि सेंटर की ओर है। तो प्रोटोजाइलम किधर है, पेरीफेरी की ओर है। पहले कौन बनता है, प्रोटोजाइलम, बाद में कौन बनता है, मेटाजाइलम। ठीक है, तो पेरीफेरी, अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होता है, ये क्या है, प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी पे होता है तो ऐसे कंडीशन को हम एक्जार्च कंडीशन बोलते हैं, और रूट में हमेशा प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पर ही होता है। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी पे है तो एक्जार्च कंडीशन, और अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा तो इंडार्च कंडीशन। बाकी सारा लेयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिथ भी जो सबसे सेंटर वाला रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। ठीक है, इंडोडर्मिस का जो लेयर है, इंडोडर्मिस के लेयर के अंदर जितना भी टिश्यू होता है उसको स्टील बोलते हैं। इंडोडर्मिस के अंदर कौन कौन सा लेयर है, पेरीसाइकल है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मतलब जाइलम है, और फ्लोएम है, और पिथ है। तो इंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ, ये चारों टिश्यू को एक साथ क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो पिथ क्या है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, और पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, सिक्रेशन और फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, क्या होगा, स्टोरेज। तो बोल रहे हैं यस वीर वर्मा सर, व्हाट इज वर्क ऑफ पिथ। तो पिथ क्या है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, और पेरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है वही पिथ का भी फंक्शन होगा, और पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज। ठीक है, क्लियर है यशवीर वर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोकोट रूट में। तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में आपको अंतर क्या दिख रहा है, रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ, मेटाजाइलम, कोई अंतर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये डाइकोट रूट का भी क्या है, प्राइमरी क्रॉस सेक्शन है। प्राइमरी डाइकोट रूट मतलब यंग डाइकोट रूट का क्रॉस सेक्शन लिया गया है, यंग डाइकोट रूट का क्रॉस सेक्शन लिया गया। अगर ये एजेड डाइकोट रूट होता, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका होता तो इसमें कैम्बियम दिखता, आपको कॉर्क सेल दिखते, इसका मोटाई और ज्यादा होता। ठीक है, सेल्स के लेयर ज्यादा होते। तो ये प्राइमरी डाइकोट रूट है, इसीलिए दोनों में कुछ खास अंतर आपको नहीं दिख रहा है। रूट का स्ट्रक्चर में आपको क्या खास बात बताया याद रखने के लिए, हाइपोडर्मिस अब्सेंट होता है, हाइपोडर्मिस अब्सेंट होता है।
ठीक है। और पेरीफेरी के तरफ क्या होगा, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहां होगा, पेरीफेरी की तरफ, तो इसलिए रूट में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक्सार्च कंडीशन होगा। ठीक है, क्लियर है आपको। फिर अब आते हैं, बात करते हैं डाइकोट स्टेम का। तो डाइकोट स्टेम में आपको डायग्राम दिया, दो तरह का डायग्राम दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में ये क्या है, रूट है, और ये क्या है, लिप्स वगैरह है, ये क्या है, स्टेम है। इस स्टेम का ऐसे क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो अगर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा। तो वही चीज यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को कैसे समझेंगे वो देखिए ध्यान से। एक क्रॉस सेक्शन लिया, ये सर्कुलर, इस सर्कुलर में इसको इस तरह से डिवाइड करो। ठीक है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, सेंटर से लेके यहां तक बहुत सारा टिश्यू का लेयर होगा, बाहर से एपिडर्मिस से लेके सेंटर तक बहुत सारा टिश्यू का लेयर होगा। तो इसका ये वाला पोर्शन इस तरह यहां से उठा के इसको जूम कर दिया है ऐसे। समझ पा रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन कहां से लिया गया है, कैसे लेयर लिया गया है। इसको ऐसे आप क्या कीजिएगा, क्रॉस सेक्शन लीजिएगा और उस क्रॉस सेक्शन में से एक जो है वेज शेप स्ट्रक्चर निकाल दिया है और उसमें आपको दिखाया है कि कैसे इसका लेयर होता है। समझ पाए। तो रूट में एक्सार्च कंडीशन होगा, आपको बताए थे। तो सूट में क्या होगा, इंडार्च कंडीशन। सूट में क्या होगा, इंडार्च कंडीशन। इंडार्च कंडीशन क्या होता है, प्रोटोजाइलम अंदर होगा और मेटाजाइलम बाहर होगा। समझिए ध्यान से क्यों होगा, क्योंकि अगर प्रोटोजाइलम बाहर होगा, सपोज कीजिए यहां प्रोटोजाइलम है, यहां मेटाजाइलम है, अगर प्रोटोजाइलम बाहर होगा तो ट्रांसपिरेशन लॉस का खतरा ज्यादा होगा। ये सूट है, इस सूट में अगर बाहर जाइलम होगा तो जाइलम से वाटर का लॉस ज्यादा हो सकता है। तो वाटर के लॉस को कम करने के लिए प्रोटोजाइलम अंदर होता है, मेटाजाइलम बाहर होता है। क्लियर है। तो प्रोटोजाइलम अगर अंदर है तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंडार्च। प्रोटोजाइलम अगर पेरीफेरी की तरफ है तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सार्च। आपसे पूछेगा एक्सार्च कंडीशन किसमें होता है तो क्या बोलेंगे, रूट। और आपसे पूछेगा इंडार्च कंडीशन किसमें होता है तो क्या बोलेंगे, सूट। ठीक है, अब बाहर से अंदर की ओर लेयर देख लेते हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कोलेनकाइमा। और ये कोलेनकाइमा जो है ये क्या है, हाइपोडर्मिस है। क्या है ये, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब बिलो, डर्मिस मतलब डर्मिस। तो डर्मिस के बिलो जो लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होता है उसको बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स। और ये जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल से बना होता है, इसीलिए इसको क्या लिखा है, पैरेन्काइमा। जनरल कॉर्टेक्स को क्या लिखा है, पैरेन्काइमा। जनरल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के नीचे क्या होगा, पेरीसाइकल। और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में क्या क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आता है। ठीक है, आपको हम बताए थे स्टेम में, डाइकोट स्टेम में अभी हम बताए थे कि डाइकोट स्टेम में कंजॉइंट कोलेटरल ओपन होगा, कंजॉइंट ओपन रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा। मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होंगे और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम रिंग होगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्लोएम दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे आप, और ये जाइलम दिख रहा है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये क्या दिख रहा है, कैम्बियम का रिंग दिख रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का रिंग दिख रहा है और एक ही रेडियस पे है, ये एक ही रेडियस पे है। तो एक रेडियस पे है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का रिंग है, तो क्या बोलेंगे, कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। एक रेडियस पे है तो कंजॉइंट, ठीक है, और स्टेम हो जाएगा इंडार्च। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है, तो स्टेम क्या हो जाएगा, इंडार्च। और सबसे सेंट्रल टिश्यू क्या होता है, पिथ। किससे बना होता है, पैरेन्काइमा से बना होता है। किससे बना होता है, पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। ठीक है, तो इधर भी देख लीजिए सेम कंडीशन है। इस बार क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर में दिखाया है। सबसे ऊपर एपिडर्मल हेयर, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स, जो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, उसके जस्ट अंदर क्या होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर क्या होगा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के जस्ट अंदर फिर से लिखा है पैरेन्काइमा, क्या होता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना होता है, पैरेन्काइमा लिखा है। पैरेन्काइमा के जस्ट अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा, इंडोडर्मिस। तो ये इंडोडर्मिस वाला लेयर है आपका। इंडोडर्मिस के अंदर जस्ट क्या है, पेरीसाइकल वाला लेयर है। और पेरीसाइकल के अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल में क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम। और वो किस पे होगा, एक ही रेडियस पे होगा। सेंटर से अगर आप रेडियस लेंगे तो एक ही रेडियस पे होगा, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, कंजॉइंट और ओपन। क्यों, क्योंकि वेस्कुलर बंडल में बीच में क्या होता है, कैम्बियम का रिंग होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्कुलर बंडल के बीच में, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। ये मेडुला कहां से आया,
अब देखते होंगे किडनी वगैरह में कहीं पढ़े होंगे स्ट्रक्चर में कि आउटर जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और सेंट्रल रीजन होता है उसको मेडुला बोलते हैं। मेडुला मतलब सेंट्रल रीजन, ठीक है। तो ये सेंट्रल रीजन है और जो आउटर है वो क्या था, कॉर्टेक्स। आपको बताए थे पेरेन्काइमा क्या है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स बाहर वाला रीजन और अंदर वाला रीजन मेडुला। और मेडुला में दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल है उसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज, क्योंकि ये सेल का जो लेयर है वो एक रे के फॉर्म में होता है, इस तरह से सेल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको रे क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। मेडुला में प्रेजेंट है, रे लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या बोल दिए, मेडुलरी रेज, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला समझ में आ गया आपको। इस तरह से एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम के बारे में हम बता दिए आपको, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट भी बता दिए, डाइकोट स्टेम के बारे में बता दिए। फिर हम बात करेंगे मोनोकोट स्टेम का, ठीक है। यहां पे डाइकोट स्टेम लिख दिया गया है, ये डाइकोट स्टेम नहीं है, क्या है, मोनोकोट स्टेम का डायग्राम है, मोनोकोट स्टेम। क्योंकि मोनोकोट के स्टेम में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर होता है। अब देखिए आपको हम क्या बताए थे कि सेंटर से एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम होगा इस तरह से, लेकिन यहां पे देखिए ये जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल है एक रेडियस पे सारा नहीं आ रहा है, सब क्या है, स्कैटर है, कहीं कहीं है। तो कहीं कहीं है तो क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड इन मोनोकोट स्टेम, ठीक है। तो मोनोकोट स्टेम में सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन यही कि वेस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड, क्लियर है। तो वेस्कुलर बंडल क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। इसके अलावा मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल के बारे में एक चीज और होता है, ये वाटर कैविटी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो सीट होता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर कैविटी बोलते हैं। तो एपिडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस होगा। हाइपोडर्मिस मोनोकोट के स्टेम का कोलेनकाइमा से बना हुआ नहीं होगा, किससे बना हुआ होगा, स्क्लेरेनकाइमा से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2-3 बार नीट में, क्योंकि डाइकोट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो कोलेनकाइमा टिश्यू से बना होता है, और मोनोकोट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेन यहां डॉट लगा के छोड़ देना है, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, ये आप आज हम कर चुके हैं। कल नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, लीफ, डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ को रीडिंग देके आएंगे और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करके आना है, ठीक है। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा हमारा उस टाइम पे हम लोग डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ और सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़े एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़े एनाटॉमी का डेफिनेशन, फिर एनाटॉमी में आपको हम टिश्यू बताए, टिश्यू में बताए 2 तरह के टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन 3 तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। फिर आपको बताया परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के बताए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह के बताए, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद हम टिश्यू सिस्टम का बात किए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। फिर तीनों के बारे में डिटेल से बात किए, और फिर बात किए डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, ठीक है। तो इसको आप लोग घर जाके पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ और सेकेंडरी ग्रोथ। फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।